हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, हमारी ये हिंदी की आज नेक्स्ट क्लास है। यूपी टेट के लिए हम हिंदी की क्लास को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हिंदी के प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, उन सभी को हम आपके साथ यहाँ पर डेली डिस्कस करते हैं। उसी श्रृंखला में हमारी ये आज की क्लास है। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से कंठ्य ध्वनियां कौन सी हैं? ऑप्शन ए कै ख, बी य रे, सी च ज या डी टे ण। तो देखिए दोस्तों, जो कंठ्य ध्वनियां होती हैं वो कौन सी होती हैं, पहले समझिए। कंठ्य ध्वनियां क्या होती हैं? यानी कि जिन ध्वनियों को बोलने में कंठ की सहायता ली जाती है, यानी कि जो कंठ की सहायता से बोली जाती हैं वो कंठ्य ध्वनियां होती हैं। अब कंठ्य ध्वनियां कौन सी होती हैं? जो हमारा हिंदी वर्णमाला का क वर्ग होता है, जो क वर्ग होता है ये आपका कंठ्य ध्वनियों का वर्ग होता है। इसमें 5 अक्षर होते हैं, क ख ग घ अण। ये आपके कंठ्य ध्वनियां होती हैं। अब देखिए उसमें से क वर्ग के वर्ण कौन से हैं? वो हैं आपके ऑप्शन ए में क और ख। ये दोनों के दोनों आपकी कंठ्य ध्वनियां हो जाएंगी। यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी की स ध्वनि है, जो ये स होती है ये ध्वनि कैसी होती है? ऑप्शन ए मूर्धन्य, बी तालव्य, सी दंत्य या डी ओष्ठ्य। तो साथियों ये होती है आपकी तालव्य ध्वनि, यानी कि ये तालु की सहायता से बोले जाती है। आप बोल के देखिए स कैसे बोलते हैं, आपको तालु की सहायता लेनी पड़ेगी तभी आपका स की ध्वनि आप बोल पाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है, ये तालव्य से बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आपको वर्तनी छांटनी है कि कौन से शब्द की वर्तनी, कौन से शब्द में जो वर्तनी है वो शुद्ध है, बिल्कुल मात्राएं वगैरह सभी बिल्कुल सही तरीके से लिखी हुई हैं। कौन सा है? ऑप्शन ए अनुग्रहित, बी अनुग्रहित, सी अनुग्रहित या डी अनग्रहित। तो देखिए दोस्तों, ये शुद्ध वर्तनी वाले जो आपके क्वेश्चंस आते हैं इनमें जरा सी मिस्टेक्स होती हैं, मात्राओं की होती हैं। जो आपको बड़े ही ध्यान से आपको देखना है कि कौन सा शब्द सही है। जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी में आप गलत कर सकते हैं क्योंकि जरा सी हेर फेर रहता है मात्राओं का। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी में अनुग्रहित। जो अनुग्रहित लिखा हुआ है ये बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है, ये वर्तनी बिल्कुल शुद्ध लिखी हुई है, अनुग्रहित, ये बिल्कुल सही वर्तनी है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? जो कल्पांत शब्द है इसमें आपको संधि बतानी है। कल्पांत शब्द में कौन सी संधि होगी? ऑप्शन आपके ए गुण संधि, बी यण संधि, सी दीर्घ संधि या डी व्यंजन संधि। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, आपका बड़ा आ रहा है, बड़ा आ रहा है ना, कल्पांत, कल प्लस आंत, आपका बड़ा आ रहा है यहाँ पर। तो जहां पर आपका बड़ा आ बड़ी ई की मात्रा आ जाए वहां पर आपकी कौन सी संधि होती है? वहां पर होती है आपकी दीर्घ संधि। ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सी सही है, दीर्घ स्वर संधि होगी यहाँ पर कल्पांत में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा शब्द अव्ययभाव समास का उदाहरण है? यानी कि अव्ययभाव समास इनमें से किस शब्द में है? ऑप्शन ए नवग्रह, बी गांठकर, सी महात्मा या डी आमरण। तो देखिए अव्ययभाव समास कहाँ होता है? जहां पर आपका जो उपसर्ग वाले शब्द होते हैं, जहां पर उपसर्ग लगा होता है जिन शब्दों में, वहां पर आमतौर पर आपका अव्ययभाव समास होता है। तो यहाँ पर उपसर्ग लगा है आपका आमरण में, आ प्लस मरण आमरण, ये आमरण में आपका उपसर्ग लगा है, तो ये आपका अव्ययभाव समास हो जाएगा आमरण। ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में तद्भव है, आपको तद्भव शब्द बताना है। ऑप्शन ए गांव, बी अमृत, सी उच्च या डी एकत्र। अब देखिए तद्भव शब्द जो होते हैं वो आम बोलचाल में जो बोले जाने वाले शब्द हैं उनको तद्भव बोला जाता है, और जो आपके डायरेक्ट संस्कृत भाषा से निकल कर आते हैं उनको तत्सम बोला जाता है। तो यहाँ पर आपका तद्भव शब्द है गांव, गांव का आपका तत्सम होता है वो होता है ग्राम, ग्राम आपका तत्सम होता है, गांव यहाँ पर तद्भव है, बिल्कुल सही उत्तर ए है आपका। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, शांति का विलोम शब्द क्या होगा? जो शांति है इसका विलोम बताना आपको। ऑप्शन ए प्रशांति, बी युद्ध, सी भलाई या डी अवबोध। तो देखिए शांति का क्या होगा? आपका युद्ध होगा, अशांति, अशांति तो है नहीं ऑप्शन में, तो आपका युद्ध, युद्ध मतलब वो शांति नहीं है, अशांति फैली हुई है तभी तो युद्ध होता है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शांति का विलोम होगा आपका युद्ध, ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8,
अधिक का विलोम हो शब्द है, जो अधिक शब्द है इसका विलोम बताना है आपको। ऑप्शन ए न्यून, बी अनाहार, सी अपकर्ष या डी लघु। तो अधिक का साथियों विलोम हो जाएगा, वो हो जाएगा न्यून। अधिक मतलब ज्यादा और न्यून मतलब कम, थोड़ा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा, न्यून इसका विलोम शब्द होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? जो दैत्य शब्द होता है उसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए राक्षस, बी दानव, सी भूसुर या डी निशाचर। तो देखिए साथियों, जो राक्षस शब्द है ये भी दैत्य का पर्यायवाची होता है, दैत्य बोला जाता है। दानव ये भी दैत्य का पर्यायवाची होता है, और निशाचर ये भी दैत्य का पर्यायवाची होता है, इसको भी दैत्य कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, भूसुर ये आपका दैत्य का पर्यायवाची नहीं होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है? यानी जो वाक्यांश है विरोधी पक्ष का, उसको एक शब्द में क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए पक्षपाती, बी पक्षघाती, सी द्विपक्षी या डी विपक्षी। तो साथियों यहाँ पर सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी में विपक्षी। विरोधी पक्ष का होगा उसको विपक्षी कहा जाता है। जैसे विपक्षी दल बोल देते हैं कि विरोधी दल है तो उसको विपक्षी दल का नेता हो गया, तो वो विपक्षी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इनमें से मूक का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? जो मूक है इसका अनेकार्थी कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए गूंगा, बी चुप, सी शांत या डी विवश। अब देखिए मूक, मूक का मतलब आराम से शांत से चुपचाप बैठा है, कुछ बोल नहीं रहा। गूंगा, गूंगा अपना मूक ही रहता है, बोलता नहीं है। चुप, जो चुप है वो भी मूक ही है एक तरह से। शांत, वो भी मूक है, बिल्कुल चुपचाप है, शांत है। तो ये सभी आपके अनेकार्थी हो जाएंगे। लेकिन जो विवश है, ये ऑप्शन डी में आपका विवश है, ये आपका मूक का अनेकार्थी शब्द नहीं होगा, क्योंकि वो किसी की व्यवस्था के कारण या किसी चीज से विवश है कि वो नहीं बोल पा रहा। वो आपका यहाँ पर डी सही होगा, विवश। विवश का मूक से कोई लेना देना नहीं है, ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इनमें से कौन सा शब्द योगदान का समानार्थी नहीं है? यानी कि योगदान का समानार्थी कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए योग दीक्षा, बी हित, सी हाथ बटाना या डी सहयोग। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हित। जो हित है ये आपका योगदान का पर्यायवाची समानार्थी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए योगदान का मतलब किसी को सहायता करना, किसी को अपना योगदान बोलते हैं ना, कि उसका धार्मिक कार्य में या कहीं भंडारा हो रहा है वहां पर हमने अपना योगदान दिया, कुछ काम किया, तो वो योगदान। योग दीक्षा ये भी योगदान का हो गया। हाथ बटाना, कोई काम हो रहा है उसमें हाथ बटा दिया आपने, उसको योगदान दिया, उसको सहयोग किया, सहयोग, ये सहयोग भी हो, उसी का हो जाएगा योगदान का। लेकिन हित होता है किसी की भलाई करना, है ना, ये योगदान का पर्याय समानार्थी नहीं होगा, हित अलग हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का अर्थ है, जो ये मुहावरा है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए कायरतापूर्ण व्यवहार करना, बी किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना, सी अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना या डी अपने से बड़ों पर क्रोध करना। तो साथियों इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। यानी कि जैसे आप कभी किसी चीज के ऊपर शर्मिंदा हो गए तो अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ ही किसी चीज पर झुंझला रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वहां पर बोलते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। यानी कि जैसे क्या एक तरह से बिल्ली को चूहा हाथ नहीं आया, वो उसके चंगुल से निकल गया, तो बिल्ली एकदम से ऐसे वो हो जाती है, तो उसको बोलते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, मतलब अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ ही झुंझलाते हैं दूसरों पर। ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? जो कवि शब्द है इसमें संज्ञा कौन सी होगी? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी द्रव्यवाचक या डी भाववाचक। तो देखिए दोस्तों, जो कवि शब्द है किसी एक व्यक्ति, वस्तु या किसी स्थान का नाम नहीं है। कवि एक पूरी जाति को दर्शा रहा है। कवि बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, अलग अलग कवि होते हैं। कवि एक पूरी जाति को दर्शाता है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा, ये जातिवाचक होगा। कवि शब्द जो है ये जातिवाचक हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। स्त्रीलिंग शब्द है, आपको स्त्रीलिंग शब्द छांटना है। ऑप्शन ए सलाद, बी सनक, सी सारस या डी सलाम।
तो देखिए साथियों, जहां भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द आए आपको सीधी सी ट्रिक आजमानी है कि आप जो भी शब्द दिए हैं उनका वाक्य प्रयोग कर डालिए। वाक्य प्रयोग करके देखिए अपने मन में, अगर आपको स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है तो वो स्त्रीलिंग है, और पुल्लिंग का बोध हो रहा है तो पुल्लिंग है। देखिए जैसे सलाद, सलाद काट दिया, किसका बोध हुआ? पुल्लिंग का हुआ। सनक, सनक भी आपका यहाँ पर स्त्रीलिंग का बोध करेगा, है ना। आपका जैसे सारस है, सारस, सारस को सारस उड़ गया, सारस बैठा है, सारस मछली खा रहा है, या सारस चावल खा रहा है, दाना खा रहा है, तो आपका बोध किसका हुआ? पुल्लिंग का। ऐसे ही सलाम, मैंने उसको सलाम किया है, उसको सलाम कर दिया, है ना, तो वो भी आपका पुल्लिंग का बोध होगा। लेकिन जो सनक शब्द है यहाँ पर, यहाँ आपका ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। आगरा का बहुवचन होगा, जो आगरा है उसका बहुवचन क्या होगा? ए आगरे, बी आगरो, सी आगरें, या डी बहुवचन नहीं होगा। तो दोस्तों आगरा जो शब्द है, आगरा जो एक पर्टिकुलर स्थान है, इसका कोई बहुवचन नहीं होगा। आगरा से आगरे कर देंगे, कोई दो आगरे थोड़ी हो जाएंगे, आगरा तो एक ही शहर है, तो यहाँ पर इसका कोई भी बहुवचन नहीं होगा। ऑप्शन बिल्कुल डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अधिकरण कारक के चिन्ह हैं, जो अधिकरण कारक होता है उसमें कौन से चिन्ह प्रयुक्त होते हैं, यानी कि आप कैसे पहचान करते हो कि जो चिन्ह आते हैं अधिकरण कारक के हैं, है ना, कि या कोई वाक्य में चिन्ह पहचान करते हो ना, चिन्ह देख के तो पता लगता है कि इसमें अधिकरण कारक है, तो वो चिन्ह कौन से हैं? ऑप्शन ए का, की के, बी से, या सी को, के लिए, डी में और पर। तो देखिए साथियों, जो अधिकरण कारक होता है उसमें चिन्ह होते हैं आपके में और पर, ये दो चिन्ह होते हैं, में और पर, ये दो चिन्ह होते हैं अधिकरण कारक के। ऑप्शन डी सही है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य है। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है तो उसमें विशेष्य क्या होगा? ऑप्शन ए मोहन, बी एक, सी अच्छा, या डी विद्यार्थी। तो देखिए साथियों, विशेष्य क्या होता है, यानी कि जो विशेषण शब्द होता है, मतलब कि जिस शब्द की विशेषता बताता है कोई विशेषण, वो विशेष्य होता है। अब देखिए यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है? यहाँ पर विद्यार्थी की बताई जा रही है कि विद्यार्थी कैसा है? अच्छा है। विद्यार्थी कैसा है? अच्छा है। तो विद्यार्थी की विशेषता अच्छा है, अच्छा मतलब यहाँ पर विशेषण शब्द है, अच्छा विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है, तो जो जिसकी विशेषता बता रहा है तो वो आपका विशेष्य होता है। किसकी बता रहा है? विद्यार्थी की। तो ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल डी सही होगा, यहाँ पर विद्यार्थी आपका विशेष्य हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्रिया चुनिए, मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है। इस वाक्य में कौन सी क्रिया आपको बताना है, क्या क्रिया है? ऑप्शन ए हिंदी, बी बहन, सी सीखती है, डी भाषा। अब देखिए क्रिया क्या होगी, जो शब्द के अंत, वाक्य के अंत में होती है, क्या है? भाषा सीखती है, तो क्रिया क्या हो गई? सीखना, सीखती है। यहाँ पर बिल्कुल सी सही जवाब है, सीखती है आपकी क्रिया हो जाएगी। चलिए अगला, क्वेश्चन नंबर 20। धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय होते हैं, यानी कि जो धातु के अंत में, कुल मिलाकर क्रिया के अंत में जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए क्रिया घोतक प्रत्यय, बी कृत प्रत्यय, सी तद्धित प्रत्यय, या डी भाव घोतक प्रत्यय। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी में कृत प्रत्यय। जो क्रिया के अंत में लगते हैं, यानी कि धातु के अंत में लगते हैं, उनको कृत प्रत्यय कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल बी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज और क्लासेस आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।